जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों का भी जिक्र करेंगे। तो वायरस, चूंकि इनमें भी बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, तो इनको भी अगर आसानी से आप स्टडी करना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी कन्फ्यूजन के, तो हमें इनको भी क्लासिफाई करना पड़ता है, इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो वायरसेस की क्लासिफिकेशन कई बुनियादों पे की जा सकती है, कई इसके क्राइटेरिया हैं, कई इसकी बेसिस हैं, लेकिन ज्यादातर क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे की जाती है और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, वायरस की शेप यानी मार्फोलॉजी की बेस पे और फिर न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी उसके जेनेटिक मटेरियल की बेस पे। अगर मार्फोलॉजी की बेस पे बात करें तो वायरसेस जो हैं ये रॉड शेप भी हो सकते हैं, और रॉड शेप वायरस की हमारे पास बड़ी एक सिंपल एग्जांपल है, वो वायरस जो टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV भी इसको हम कह सकते हैं। और स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में हो सकता है। इसके अलावा जो है शेप के हवाले से वायरसेस स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, राउंड इन शेप हो सकते हैं, और उसकी हमारे पास एग्जांपल है पोलियो वायरस। इसके अलावा शेप के लिहाज से वायरसेस टैडपोल लाइक हो सकते हैं। टैडपोल आप जानते हैं कि ये फ्रॉग का लार्वा है, फ्रॉग की इमेच्योर स्टेज है। ये टैडपोल है जी, आप देख सकते हैं इसका एक हेड है और एक टेल होती है। ये फ्रॉग का लार्वा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह हेड और टेल के साथ एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। अभी इसी चैप्टर में आगे इनके ऊपर पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है बैक्टीरियोफेज के ऊपर, इसके बारे में मजीद बातें हम वहां पे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है, बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस शेप के लिहाज से टैडपोल लाइक होते हैं, फ्रॉग के लार्वा की शक्ल के होते हैं, यानी इनका भी एक हेड और एक टेल मौजूद होती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का हेड है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस की टेल है। तो ओवरऑल शेप के लिहाज से वायरसेस की तीन बेसिक टाइप मैंने आपको बता दी हैं। रॉड शेप हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, या टैडपोल लाइक यानी इनका हेड भी हो सकता है और टेल लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें मौजूद हो सकता है। और अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो उसमें सिंपल आपने ये बताना होता है कि वायरस में DNA है या RNA। एक तो ये बात बतानी होती है, दूसरी बात ये बतानी होती है कि इनके कैप्सिड के इर्द गिर्द इन्वेलप है या नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी में दो चीजें आपने बतानी है जी, एक इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, दूसरा ये वायरस नेकेड है या इन्वेलप्ड है। इन्वेलप मौजूद होगा तो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, इन्वेलप मौजूद नहीं होगा तो इसको नेकेड या नॉन इन्वेलप्ड वायरस का नाम दिया जाएगा। उसके बाद हम वायरस की वजह से होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र करते हैं। वायरस की वजह से होने वाली डिजीज, तो वायरस की वजह से कोई भी डिजीज हो तो उसको वायरल डिजीज कहा जाता है। ये डिजीज बेशुमार किस्म की हैं, दे हैव मैनी टाइप्स, लेकिन इनमें हम उनका जिक्र करेंगे जो स्पेशली पाकिस्तान में ज्यादा कॉमन डिजीजेज हैं, वायरस की वजह से होने वाली डिजीजेज हैं। इसमें पहली डिजीज है स्मॉल पॉक्स, उर्दू में इसको चीचक की बीमारी कहा जाता है। और ये बीमारी जो है ये वायरस की वजह से होती है और उन वायरसेस का नाम है पॉक्स वायरस। पूरा एक ग्रुप है पॉक्स वायरसेस, और पॉक्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल DNA की शक्ल में होता है और इनके कैप्सिड के इर्द गिर्द इन्वेलप भी मौजूद होता है, इसलिए इनको इन्वेलप्ड वायरस भी कहा जाता है। उसके अलावा
स्मॉल पॉक्स का वायरस स्किन पे अटैक करता है बेसिकली, और इसकी हिस्ट्री जरा सुन लें कि ये 12th सेंचुरी में ये बीमारी पहली दफा चाइना में ऑब्जर्व की गई, और चाइना में ये बहुत स्पीड के साथ फैली, यानी एपिडेमिक स्प्रेडिंग हो गई, बहुत पूरे मुल्क में फैल गई। बल्कि 20th सेंचुरी के शुरू में ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जैसे आजकल कोरोना चाइना से शुरू हुई और आज पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। एपिडेमिक से लेकर पेंडेमिक बन गई। देखिए बेटा, जब कोई डिजीज किसी एक खास इलाके में फैलती है तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है, और जब वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले तो उस बीमारी को पैंडेमिक कहा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स जो है ये 12th सेंचुरी में सिर्फ चाइना तक महदूद थी, एपिडेमिक थी, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में यही बीमारी पूरी दुनिया तक फैल चुकी थी, पैंडेमिक हो चुकी थी। फिर 1950 और 1960 के दरमियान के जो 10 साल हैं, इन 10 सालों में इस वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का तरीका दरियाफ्त किया गया या ह्यूमनाइजेशन शुरू कर दी गई, और फिर इस बीमारी पे बहुत हद तक काबू भी पा लिया गया। लेकिन ये अब पूरी दुनिया के ममालिक में ये बीमारी बहुत कम है। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, स्क्रीन पे एक लफ्ज लिखा हुआ है जी, थर्ड वर्ल्ड। उर्दू में तो बेटा इसका तर्जमा हम करते हैं तीसरी दुनिया, लेकिन टेक्निकली इसका मतलब ये है कि वो ममालिक जहाँ पे गुर्बत बहुत है, जहाँ पे तरक्की ज्यादा नहीं, जो ये ममालिक तरक्की की लकीर से बहुत पीछे हैं। देखें, ममालिक तरक्की के लिहाज से 3 किस्म के हैं। डेवलप्ड जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलपिंग जो तरक्की पजीर जिनमें तरक्की जारी है जैसे पाकिस्तान, और थर्ड वर्ल्ड जहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की फैसिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जैसे जहाँ पे आज तक भी फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटी है, चाहे वो रहन सहन की फैसिलिटी है, चाहे वो कोई भी फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटीज़ हैं। तो जो ममालिक बहुत गरीब ममालिक होते हैं, तरक्की से बहुत पीछे है अभी, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। और कहते जी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये बीमारी आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। लेकिन फिर 1980s में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने ऐलान किया कि पूरी दुनिया में से ये बीमारी ख़त्म कर दी गई है, इरेडिकेटेड, इस बीमारी को ख़त्म कर दिया गया है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये वैक्सीनेशन या ह्यूमनाइजेशन से पॉसिबल हुआ। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई और इसको कंट्रोल कैसे किया गया है। उसके बाद हम इसके एक और एस्पेक्ट की बात करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, कि ये बीमारी ह्यूमन बॉडी के किन पार्ट को अफेक्ट करती है। तो मैंने शुरू में बताया कि ये वायरस ह्यूमन स्किन के ऊपर अटैक करता है, और इस डिजीज की सिम्टम्स क्या होंगे वो जरा देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, शुरू में इस डिजीज में क्या होगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे, साइज छोटा लेकिन मोटाई ज्यादा होती है, मोटे दाने बन जाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, मैंने रेड स्पॉट लगाया स्क्रीन पे, और ये छाले से बन जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर पानी सा भरा हुआ है। इनके अंदर ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड, साफ शफाफ पानी सा भरा हुआ नजर आता है। फिर ये दाने जब मजीद बड़े हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो इनके अंदर रेशा भर जाता है, पस भर जाती है। जैसे ये खातून के चेहरे पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके चेहरे पे रेशा भरे दाने नजर आ रहे हैं। जब इन दानों के अंदर रेशा भर जाता है तो इनको हम पस्ट्यूल्स का नाम देते हैं। ये दाने सख्त भी हो जाते हैं, साइज में बड़े भी हो जाते हैं, और उनके अंदर पस भी फिल हो जाती है। बाद में ये दाने खत्म हो जाते हैं, लेकिन जहां जहां पे ये दाने बने थे पूरी बॉडी के ऊपर, वहां वहां पे इस तरह के गहरे निशान पड़ जाते हैं। बड़े गहरे निशानात को हम कहते हैं पिटेड स्कार। इस तरह के निशान होते हैं कि लगता है स्किन में सुराख हो चुके हैं, कैविटीज बन चुकी हैं, गड़े से बन चुके हैं। इन गहरे सुराखों को हम पॉक्स कहते हैं, और इन्हीं गहरे निशानात की वजह से इस बीमारी का नाम हमने क्या रख छोड़ा है, स्मॉल पॉक्स। के जो अफेक्टेड पेशेंट होते हैं
अफेक्टेड पर्सन होते हैं जो इस बीमारी से सेहतमंद हो जाते हैं लोग, लेकिन उनकी जिल्द के ऊपर मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली हमेशा के लिए ये छोटे छोटे गहरे निशान बाकी बच जाते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम क्या है जी? स्मॉल पॉक्स। तो ये फैटल नहीं है, बड़ा रेयर चांस है कि कभी इस डिजीज की वजह से किसी की डेथ हुई हो, लेकिन बहरहाल ये खूबसूरती की दुश्मन जरूर है कि स्पेशली फेस के ऊपर और पूरी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर पिटेड स्कार्स बन जाते हैं, गहरे निशानात बन जाते हैं। उसके अलावा इसका एक और हम वायरल डिजीज की बात कर लेते हैं, ये स्मॉल पॉक्स के अलावा। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। जी, एक और डिजीज है जी, हर्पस सिंप्लेक्स। पहले तो ये समझिए कि इसको हर्पस क्यों कहा जाता है। ये जो लफ्ज है ना जी, हर्पस, हर्पस का लफ्जी मतलब क्या होता है? हर्पस का लफ्जी मतलब होता है रेंगना, जैसे कीड़े मकोड़े रेंगते हैं। हर्पस का लिटरल मीनिंग है क्रीप करना, क्रीपिंग। एक्चुअली ये बीमारी जो है ना, ये जिस जगह से स्टार्ट होती है वहां से फैलती पूरी बॉडी को अपनी लपेट में ले लेती है। उसके अलावा फिर अफेक्टेड पर्सन से दूसरे इंसानों तक भी फैल जाती है। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये बीमारी रेंगती रेंगती तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम इंसानों तक फैल जाती है। इसे इसको हम फिर हर्पस का नाम देते हैं, इसके फैलने की वजह से। अभी मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये जो हर्पस सिंप्लेक्स बीमारी है, ये वायरस की वजह से होती है और इसकी कुछ सिम्टम्स जरा देख लीजिएगा। पहले तो ये डायग्राम में देखें कि ये स्किन के ऊपर सुर्ख दाने या जख्म बन जाते हैं और इन जख्मों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। और जिस जख्म में से खून निकलना शुरू हो जाए उसको वैस्कुलर लेयन का नाम देते हैं। ये अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वहां पे ये वर्ड लिखा भी हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें वैस्कुलर लेयन्स बन जाते हैं। मैंने येलो कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे जख्म, ऐसे छाले, ऐसे दाने जिनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, यानी गहरे जख्म बन जाते हैं, तो इनको वैस्कुलर लेयन्स कहते हैं। कहाँ पे बनेंगे? पूरी बॉडी में। ठीक है कि ये गहरे जख्म है, इनमें से ब्लीडिंग भी हो जाती है, इनके नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, लेकिन पूरी बॉडी में ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं जी एक्टोडर्मल टिश्यू। पहले तो ये समझ लें बेटा, जो एक्टोडर्मल टिश्यू हैं ये कौन कौन से हैं। मैं सिर्फ दो मेन टिश्यू के नाम आपको बताऊंगा। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं ना, जब अभी हमारे बॉडी ऑर्गन्स नहीं बने होते, तो हमारे एम्ब्रियो के अंदर एक लेयर होती है, सेल की बनी लेयर होती है, एक्टोडर्म। थोड़े अरसे के बाद एक्टोडर्मल सेल से बन जाते हैं ऑर्गन्स, टिश्यूज बन जाते हैं, उनको एक्टोडर्मल टिश्यू या एक्टोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम। ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि एक्टोडर्मल टिश्यू में कौन कौन शामिल हैं। स्किन भी शामिल है और उसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम ये भी शामिल है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल की वॉल होती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, इनकी जो वॉल होती है वो भी किसकी बनी हुई है? एक्टोडर्मल टिश्यू। तो जहां जहां बॉडी में ये एक्टोडर्मल टिश्यू मौजूद है, वहां वहां पे ये वायरस अटैक करता है, स्किन को डैमेज करता है, ब्लड वेसल को डैमेज करता है, उन पे जख्म पैदा करता है। और ये सूरत बड़ी शदीद हो सकती है अगर ये वायरस नर्वस सिस्टम तक जा पहुंचे, तो इसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे भी जख्म बन जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो एपिथेलियल लेयर होती है ये अपर सरफेस होती है, यानी अगर ये स्किन के ऊपर अटैक करेगा वायरस, क्योंकि स्किन एक्टोडर्मल टिश्यू है, लेकिन स्किन की बहुत गहराई तक डैमेज नहीं करेगा। स्किन के जो अपर अपर लेयर हैं या मैक्सिमम वहां तक अटैक करेगा जहां पे स्किन के नीचे ब्लड वेसल मौजूद हैं, लेकिन स्किन की बहुत डेप्थ तक ये अटैक नहीं करेगा। इसी तरह जब ये ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ब्रेन एक्टोडर्मल टिश्यू है, लेकिन ब्रेन की जो अपर सरफेस है वहां तक ये अटैक करेगा, एपिथेलियल लेयर तक, लेकिन ब्रेन की बहुत गहराई तक ये डैमेज कॉज नहीं करेगा। अब हर्पस जो है ये डिजीज फैटल नहीं है,
इसकी वजह से डेथ नहीं होती। हाँ, अगर ये नर्वस सिस्टम तक जा पहुंचे तो मामला संगीन हो सकता है। ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया होते हैं इस वायरस के वो माउथ है, लिप्स के इर्द गिर्द का एरिया है, उसके अलावा पूरी स्किन में ये कहीं पे भी हो सकता है। और स्पेशली अगर मदर को ये डिजीज है, मदर को अगर ये डिजीज है तो उसके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को भी ये इन्फेक्शन पैदाइशी तौर पे हो सकता है। जैसे लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस बेबी में ये जो हर्पस है ये कंजेनिटल है। कंजेनिटल का मतलब बेटा यहाँ पे ये नहीं है कि जेनेटिक है, यहाँ पे ये मतलब है बाई बर्थ। एक्चुअली इसकी मदर में ये वायरस मौजूद था, तो इस बच्चे को डेवलपमेंट के दौरान ही ये वायरस मुंतकिल हो गया और डेवलपमेंट के दौरान ही इस बच्चे की स्किन पे इन्फेक्शन मौजूद है। जब ये बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त ही इसकी स्किन के ऊपर ये इन्फेक्शन मौजूद होता है, हर्पस वायरस। फिर इसका कोई ट्रीटमेंट है? जी बेटा, इसका ट्रीटमेंट है, इसके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन अवेलेबल है। उसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन भी होती है। तो ये मतलब बहुत कोई डेंजरस किस्म की बीमारी नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इसका एक फायदा ये भी है कि ये जो डिजीज है ना, इसका एक अच्छा एस्पेक्ट भी ये है कि ये दाने वगैरह जब खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पे परमानेंट निशानात नहीं पड़ते स्किन के ऊपर। याद रखें, स्किन के ऊपर निशान बेटा उस चीज का पड़ता है, उस जख्म का बनता है जो बहुत डेप्थ तक जो है ना वो अटैक हुआ हो। तो चूंकि हमने पहले पढ़ लिया कि ये वायरस सिर्फ स्किन की अपर सरफेस को डैमेज करता है, बहुत गहराई तक डैमेज नहीं करता। इससे जब ये जख्म ठीक होंगे तो इनके निशानात स्किन पे मौजूद नहीं रहते। उसके बाद एक और डिजीज है जी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है और ये वायरस की वजह से होती है। जैसे ये कोरोना जो है, कोरोना एक्चुअली इन्फ्लुएंजा की ही बिगड़ी हुई एक शक्ल है। तो इन्फ्लुएंजा याद रखिए, जब भी आप ये नाम सुने तो समझ आए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किसी वायरस का अटैक है। और ये वायरस कौन सा वायरस है? इसको सिंपल हम इन्फ्लुएंजा वायरस का ही नाम देते हैं। और ये वायरस जो है ये इनवेलप्ड वायरस है और इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं इस वायरस की स्ट्रक्चर कि इसमें इनवेलप भी है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए की फॉर्म में मौजूद है। अब ये डिजीज इंसानों के अलावा दूसरे एनिमल्स में भी मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एपिडेमिक है। ये जब एक दफा ये वबा शुरू होती है तो फिर ये दूसरे इंसानों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती है। उसकी वजह क्या है, ये आप ये वाली डायग्राम देख सकते हैं जो टॉप ऑफ स्लाइड मैंने शो की हुई है कि जब अफेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है, तो उसके नाक मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या वायरसेस निकलते हैं तो वो फिर करीब मौजूद दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा जो है इसके लिए आपको किसी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। इसका एक साइकिल है, कोई 1 वीक का या 12 दिन का या 14 दिन का। इसमें भी फिर आगे फर्दर वैरायटी होती है, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो बहरहाल ये मिनिमम 1 वीक या 7 दिन से लेकर 14 दिन का जो इस वायरस का साइकिल होता है, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ हमारे पास पहले से इम्यूनिटी मौजूद है। लेकिन कोरोना का मसला क्या हुआ कि उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस ही थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है। हमारा इम्यून सिस्टम उससे अपनी मुकम्मल आगाही हासिल अभी तक नहीं कर पाया। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम इस वायरस से मुकम्मल आशनाई, इससे मुकम्मल पहचान पैदा कर लेता है, फिर इम्यून सिस्टम इस वायरस को कंट्रोल भी कर लेता है। और इन्फ्लुएंजा कई दफ़ा एनिमल्स का इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों में मुंतकिल हो जाए तो वो ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। और हमने हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बीमारियां देखी हैं कि जहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस एनिमल से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। जैसे बर्ड फ्लू की हमने बातें सुनी हुई हैं हिस्ट्री में, हमने स्वाइन फ्लू की बात सुनी हुई है। तो ये तब प्रॉब्लमेटिक होता है कि एक इंसान का इन्फ्लुएंजा वायरस दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन अगर दूसरे एनिमल्स का ये इन्फ्लुएंजा वायरस ह्यूमन बॉडी तक ट्रांसफर हो जाए तो ये इट इज टू मच प्रॉब्लमेटिक, ये बहुत सारे संगीन नताइज पैदा कर सकता है। उसके बाद हम एक और वायरल डिजीज की बात करेंगे
और वो है जी मम्प्स एंड मीजल्स। मीजल्स तो आप जानते हैं ये खसरा की बीमारी है, उर्दू में इसको खसरा का नाम दिया जाता है। और मम्प्स जो है इसको उर्दू में कन पेड़े और पंजाबी में इसको पप्पू कहते हैं, आम जबान में, इलाकाई जबान में। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और इन दोनों के जो वायरसेस है ना वो एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वायरस का एक बड़ा ग्रुप है पैरामिक्सो वायरस। इस बात को जरा अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों डिजीज का काजेटिव एजेंट एक ही है, एक ही वायरस है, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि दोनों के वायरस अलग अलग है, लेकिन इनका ताल्लुक क्लासिफिकेशन के थ्रू एक बड़े ग्रुप के साथ है, सेम ग्रुप के साथ है। और वायरसेस का ये सेम ग्रुप क्या कहलाता है जी? पैरामिक्सो वायरस। बेटा इस ग्रुप में फर्दर टाइप्स हैं। मम्प्स डिजीज का वायरस अलग है और मीजल्स डिजीज का वायरस अलग है। लेकिन दोनों डिजीज के वायरस में कॉमन चीज क्या है कि दोनों का वायरस जो है ये लार्ज वायरस है, इनवेलप्ड वायरस है, और इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म में होता है। अब ये डिजीज मैं अलग अलग एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि मम्प्स कैसे होती है और मीजल्स कैसे होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मम्प्स जो है ये बेसिकली वायरस हमारे सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है। खास तौर पे एक सलाइवरी ग्लैंड है जो ये हमारे जबड़ों के पीछे या कान के आसपास होता है। इस सलाइवरी ग्लैंड को हम नाम देते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। मैं भी इसको बताता हूँ जी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ये जहाँ पे हमारा कान होता है ठीक इसी जगह पे हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसको हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का नाम देते हैं। और ये वायरस इस सलाइवरी ग्लैंड पे अटैक करता है और इस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है और मुंह सूज जाता है, गले में सोजिश पैदा हो जाती है। और ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये सोजिश आपको किस तरह की नजर आएगी। ये एरिया चेक करें जिसको मैंने सर्कल किया है, ये है जी मम्प्स डिजीज। तो ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब है कि बड़ी आसानी से एक मुतासर शख्स से सेहतमंद शख्स तक मुंतकिल हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर ये अफेक्टेड बच्चा जो है जिसको ये मम्प्स की डिजीज है, ये जिस बर्तन में खाए पिएगा, जिस बर्तन में पानी पिएगा, उसके थ्रू ये वायरस हेल्दी पीपल तक भी ट्रांसफर हो जाता है। अब मम्प्स की सिम्टम्स क्या हैं जी? एक तो इन एरिया में स्वेलिंग हो जाते हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, कान के करीब करीब या गले के अंदर। उसके अलावा जनाब ये बुखार हो जाता है, सर में शदीद दर्द होती है, मसल में दर्द होती है, थकावट, टायर्डनेस होती है और बच्चे को भूख नहीं लगती। खास तौर पे जो उसका स्वॉलोइंग का प्रोसेस है, खुराक को निगलने का प्रोसेस है, ये थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। थोड़ी दर्द होती है तो वो बच्चा खाने से थोड़ा इज्तनाब करता है और उसको फिर भूख लगना कम हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से बड़ा ही कम चांस है कि किसी की मौत वाक़या होती है, सेल्डम फैटल। सारा जी अगर वायरस कोई भी है, अगर वो कंट्रोल में नहीं आएगा, आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाएगा या आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, तो फिर ये डेफिनेटली मैक्सिमम बॉडी पार्ट को असरअंदाज कर देते हैं, फिर उसकी वजह से मौत हो सकती है। लेकिन मम्प्स की वजह से डेथ के चांस इंतहाई कम है। और जिन लोगों को ये बीमारी एक दफ़ा हो जाती है उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा ये बीमारी नहीं होती। 60% ऑफ अडल्ट आर इम्यून टू इट। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में ये बीमारी एक दफ़ा होगी उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा जिंदगी में ये बीमारी नहीं होगी। क्यों? आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस से आशनाई ले लेता है। जब दोबारा कभी ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपका इम्यून सिस्टम इसको बड़ी आसानी के साथ काबू कर लेता है। इसके बाद एक और डिजीज है जी जिसको हम अभी जिक्र करेंगे, मीजल्स। उर्दू में खसरा की बीमारी इसको कहा जाता है, मीजल्स या खसरा। इसको देख लीजिएगा जी। पहले तो ये देखें, ये बचपन की एक बड़ी कॉमन डिजीज है, मैक्सिमम लोग इसका शिकार हुए होते हैं और ये किसी भी एज के
बंदे को ये हो सकती है, किसी भी एज के पर्सन को ये बीमारी हो सकती है, खतरा सबको है। खासतौर पे ये लाइन देखें, अडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टिबल। अगर बच्चों को ये बीमारी का चांस है, अगर बचपन में नहीं हुई, तो अगर आप अडल्ट एज में आए तो ये सोचेंगे अच्छा जी अब हमें ये नहीं हो सकती, तो ये आपकी भूल है। ये किसी भी एज में ये वायरस आप पे अटैक कर सकता है। अगर आपने इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं ली हुई, आपने इसके खिलाफ वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, तो ये कभी भी वायरस आपकी बॉडी पे अटैक कर सकता है। अब जो मीजल्स है, खसरा की बीमारी, इसमें पहले पहले मरले में क्या होगा, स्किन के ऊपर रैशेस, दाने बन जाते हैं, सुर्ख रंग के दाने बन जाते हैं, और ये दाने बहुत घने होते हैं, बड़े करीब करीब ये दाने बनते हैं, और पूरी की पूरी स्किन रेड कलर की नजर आती है। एक तो ये बड़ी निशानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मीजल्स में स्किन के ऊपर सुर्ख दाने बनते हैं वो बड़े घने बनते हैं, इनके दरमियान फासला बड़ा कम होता है। और स्पेशली ये दाने जो है ना, ये आंखों के ऊपर भी बन जाते हैं, आंखों में सोजश भी हो जाती है, आंखों में से पानी बहता है, नाक में से पानी बहता है, साथ बुखार हो जाता है, अच्छा खासा तेज बुखार हो जाता है, और इसके अलावा बेशुमार सिम्टम और भी अपीयर होती है। अब जो मिजल्स है, और एक और बीमारी है चिकन पॉक्स, जिसको आप आम जबान में लाकड़ा या काकड़ा कहते हैं। आप खसरा और काकड़ा में बाजार अलामात एक जैसी नजर आती हैं, बाजार एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आप इनमें बड़ी आसानी के साथ फर्क कर सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स है या खसरा है, मिजल्स है, लाकड़ा है या ये खसरा है। इसमें बड़ी आसानी के साथ आप ये फर्क कर सकते हैं। जैसे यही डायग्राम ये आपको नजर आ रही है, इसमें फर्क देखिए। अगर तो ये सुर्ख दाने बनना शुरू हुए हैं चेस्ट रीजन पे, वहां से ये स्टार्ट हुए हैं, चेहरे से स्टार्ट हुआ है, खासतौर पे चिन एरिया से, तो ये, और हेड के ऊपर, ये हेड के ऊपर बालों के दरमियान स्किन के ऊपर कहीं पे ये दाने बन गए हैं, तो बेटा ये लकड़ा है, यानी चिकन पॉक्स है। लेकिन अगर ये सुर्ख दाने पेशानी पे बनना शुरू हैं, फिर वहां से पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड होना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप इसको मीजल्स या खसरा कहते हैं। यानी ये जब ये दाने बनना शुरू होते हैं, इसकी शुरुआत मुख्तलिफ जगहों से होती है। उसके अलावा जो लाकड़ा या काकड़ा है, इसमें आंखें अफेक्टेड नहीं होती, लेकिन खसरा में ज्यादा चांस है कि आंखें भी अफेक्टेड हो जाएंगी, आई लिड्स के ऊपर भी ये दाने बन जाते हैं। इंटरनली भी बनते हैं। जी, मीजल्स में जो दाने होते हैं ना, खसरा में ये दाने इंटरनल भी बन जाते हैं। पर हम तो वो सर मीजल्स कोरोना वायरस का काज बन सकते हैं? बेटा मेरा ख्याल इसको डिस्कस कर लें जो हम कर रहे हैं, कोरोना चूंकि इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड है, और अब इसका क्वेश्चन फिर आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। तो मीजल्स में जो है वो आंखें भी अफेक्टेड होती हैं, उसके अलावा माउथ के अंदर भी दाने बन जाते हैं, गले के अंदर भी बन जाते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में ऐसा बड़ा ही रेयर चांस होता है। और इसके अलावा नाक बहती है, और चिकन पॉक्स या काकड़ा में ऐसा नहीं होता, बड़ा कम चांस है। तो अगर ओवरऑल हम इसको हम शॉर्ट करें, तो खसरा की बीमारी की अलामात क्या हैं? पेशानी से सुर्ख दाने बनना शुरू होते हैं, चेहरे तक आते हैं, फिर बाजू, पूरी बॉडी के ऊपर ये सुर्ख दाने फैल जाते हैं, आंखें इसमें मुतासर होती हैं, गले के अंदर, मुंह के अंदर भी ये दाने बन जाते हैं, नाक बहती है, आंखों से पानी बहता है, बुखार होता है, साथ थकावट होती है, और ये बड़ी अलामात हैं मीजल्स की। ये मैं मजीद स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, तो दोबारा चिकन पॉक्स और मीजल्स की अलामात को, यानी काकड़ा और खसरा की अलामात को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा। आगे एक डिजीज रह गई है, पोलियोमाइलाइटिस। चलिए अगर टाइम है तो अगर मैं उसको भी बता ही दूं, ताकि मामला ये खत्म हो ही जाए। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। जी, पोलियोमाइलाइटिस। जब हम इस बीमारी का जिक्र करते हैं, तो आपके ज़हन में फौरी तौर पे ऐसे लोग आ जाते हैं जो मजदूरी का शिकार होते हैं, और ख़ासतौर पर उनकी टांगें बहुत पतली होती हैं और वो टांगें मजबूर होती हैं। एक्चुअली ये वायरस जो है ना, पोलियो वायरस, ये स्फेरिकल वायरस होता है, बहुत स्मॉल साइज का वायरस है,
और ये पानी के अंदर मौजूद होता है, स्पेशली जो टॉयलेट का पानी होता है, गटरों का पानी होता है, उसके अंदर ये वायरस जो है, पोलियो का वायरस बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होता है। ये वायरस पूरी दुनिया में मौजूद है, किसी के इलाके तक मौजूद नहीं। और ये वायरस मोस्टली मोस्टली 3 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा मुतासर करता है। अदरवाइज ये थोड़ी बड़ी एज में भी वायरस अटैक कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस चाइल्डहुड स्टेज पे ही रिपोर्ट किए गए हैं। अब इस बीमारी का नाम पोलियोमाइलाइटिस भी है। इसको पोलियोमाइलाइटिस क्यों कहा जाता है, जरा स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं कि इसका नाम पोलियो क्यों है या इसको पोलियोमाइलाइटिस क्यों कहा जाता है। ये एक्चुअली बेटा दो वर्ड्स हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। पोलियो का मतलब है ग्रे मैटर। हमारे ब्रेन और स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक एरिया होता है जो ग्रे कलर का होता है, उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और मेलाइटिस का मतलब होता है सोजश पैदा हो जाना। यानी ये वायरस जो है अल्टीमेटली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल होकर स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल पोर्शन को, ग्रे मैटर को डेड कर देता है। अब स्पाइनल कॉर्ड में से वो नर्व्स निकलती हैं जो हमारी टांगों के मसल को, हमारे बाजुओं के मसल को कंट्रोल करती हैं। हम मूवमेंट कर सकते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड का ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो हमारे बाजू और टांगे हरकत करना छोड़ देती हैं। और जब टांगे और बाजू के मसल काम नहीं करते तो बॉडी का होम्योस्टैटिक सिस्टम इनमें से मौजूद प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और इस तरह टांगे और बाजू बहुत पतले हो जाते हैं, मसल टूट फूट जाता है, सिर्फ स्किन और हड्डियां रह जाती हैं। इसलिए टांगे और बाजू बहुत बारीक नजर आते हैं। फिर सुन लीजिएगा, ये वायरस बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होता है गंदे पानी के जरिए, और ये वायरस डाइजेस्टिव सिस्टम से पहुंचता है ब्लड